बल्कि दोस्तों आप अपने जीवन को, आप अपने लाइफ को एक ऐसी कहानी तब्दील करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में लाखों लोग आपकी कहानी से इंस्पायर होंगे, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करेंगे दोस्तों, और आपकी तरह वो भी आप सारे सपने पूरे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, मेरा प्यार भरा आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम वर्मा यादव है, और जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने इस काम को आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले शुरू किया है, उसी प्रकार से आज से कुछ साल पहले मैं भी आप ही लोग की तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। जब मैं दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आया था, या जब किसी ने मुझे सबसे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैं क्या कहूं, आपको डी भी नहीं पता था, है ना, एबीसीडी कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल अनजान था। मुझे इस इंडस्ट्रीज के बारे में पॉइंट मतलब 1% तो छोड़ दीजिए, 0.1% कोई आइडिया नहीं था। और जैसे आप जितने भी साथी आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं, आप सब किसी न किसी अपलाइन के माध्यम से, किसी न किसी दोस्त के माध्यम से, किसी न किसी रिलेटिव के माध्यम से आपको इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला है। तो मुझे भी दोस्तों किसी और के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई के माध्यम से, मैं उनकी बात करूं दोस्तों, मेरे जो छोटे भाई है, जो हमारी अपलाइन है, उनका नाम है मिस्टर उमेश कुमार यादव, और उनकी उम्र हमसे 10 साल छोटी है। मुझे अपने उस छोटे भाई के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। जब मैं दोस्तों यहाँ पे आ रहा था, तो मेरे पास ना पैसे नहीं थे काम शुरू करने के लिए, और इस बात का मुझे 100% यकीन है कि यहाँ जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप में से बड़े सारे साथी ऐसे ही रहे होंगे, हमारी तरह ही रहे होंगे, कि आप जब इस बिजनेस में आ रहे होंगे ना, तो आपके पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो अमाउंट की जरूरत होती है ना, जो थोड़े मोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, वो भी आपके पास नहीं होंगे। आप में से बड़े सारे लोगों ने हमारी तरह बड़ी मुश्किल से पैसा अरेंज करके आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो। दोस्तों, मैं भी आप ही लोगों की तरह बड़ी मुश्किल से, मैं एक लोगों से नहीं, दो लोगों से नहीं, तीन लोगों से नहीं, चार लोगों से नहीं, घर की हालात इतनी खराब थी दोस्तों कि मैं आपको बस आपको कैसे फील कराऊं, बस आप ये समझिए कि मैं जब किसी एक व्यक्ति से पैसा मांगने गया ना, मुझे पैसा नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा अमाउंट था हमारे लिए। उनके लिए, उनको लगता था ये पैसा इसको दूंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों मैं दिमाग लगाया, हमारे अपलाइन ने थोड़े मुझे आइडिया शेयर किए, मेरा कॉन्फिडेंस को उन्होंने डेवलप किया। तो मैं एक लोगों से नहीं, दो लोगों से नहीं, मैं बता रहा दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए मैंने दोस्तों 15 लोगों से, किसी से 1000 रुपया, किसी से 500 रुपया, किसी से 2000 रुपया लेके मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जब मैं आपकी तरह ज्वाइन किया, तो जैसे आपको आपके किसी अपलाइन ने इनवाइट किया होगा, आप भी किसी फ्रेंचाइजी में, है ना, आप भी किसी रूम को आपने किसी दोस्तों के साथ शेयर किया होगा, मैं भी दोस्तों उसी तरह आया, मेरा भी उसी तरह से मान सम्मान हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ के जो लोग थे ना, मैं जिस रूम में गया था, मैं उसकी बात बता रहा दोस्तों, मैं जिस रूम में गया था, मेरा रूम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे रूम के लोग बड़े अच्छे थे। अधिकांशतः लोग तो ऐसे थे, मैं ऐसे कहूं 10 में से 9 लोग ऐसे थे जो हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे थे। मैं मैट्रिक क्लास पढ़ाई लिखाई किया हूं, वो लोग इंटर किए हुए थे, बीए किए हुए थे, कोई एमए किया हुआ था, है ना, कोई किसी कोर्स की तैयारी कर रहा था। मेरे मन में ना उनको देख के डर चलता था। मेरे को, मैं जब उनसे मिलता था, वो मेरे साथ ही रहते थे, तो मैं उनको देखता था, देखने में भी काफी हैंडसम थे, मतलब उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा ना हमसे कई गुना बेहतर थी, पढ़ाई बेहतर, दिखने में सुंदर, है ना, और इंग्लिश अंग्रेजी में बड़े सारे लोग बात करते थे। तो मैं ना डरता था, मेरे मन में हमेशा एक फीलिंग चलता था कि ये सब लोग बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता हूं, ये सारे लोग कामयाब हो जाएंगे, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यानी उनको देख करके मेरे मन में डर पैदा होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग थोड़ा हमसे टैलेंटेड थे। जो यहाँ की ट्रेनिंग है ना, इतनी कमाल की ट्रेनिंग है, लेकिन उस ट्रेनिंग को लेने के बाद भी मेरे मन में बड़े सारे विचार चलते थे, ये काम चलेगा नहीं चलेगा, है ना, पता नहीं, मेरा ऐसा तो नहीं कि मेरा करियर खराब हो जाए। बड़े सारे डर के बीच में दोस्तों मैं आप ही लोग की तरह किसी अपलाइन से, है ना, किसी सीनियर अपलाइन से, किसी दोस्त का ट्रेनिंग मैं भी अटेंड करता था। लेकिन उन ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद भी मेरे अंदर वो भरोसा नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से दोस्तों, जिस प्रकार से आप इस काम को पूरी ईमानदारी से सीखते हैं, करते हैं, दोस्तों मैं भी सीखता था, मैं भी करता था,
लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल दिन पर दिन लो होता गया, जिसकी वजह से दोस्तों मैं इस काम को छोड़ करके, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस काम को छोड़ करके, क्योंकि मेरा डर इतना ज्यादा था, मैं गरीब घर से था, घर की परेशानी बहुत ज्यादा थी, मम्मी बीमार, पापा बीमार, है ना, हमारी बहन के साथ प्रॉब्लम था, इतनी सारी समस्याएं थी ना कि मैं अपने अपने आप को मैं अपने आप को उस लेवल पे लेके नहीं जा पाया दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने इस काम को छोड़ दिया। और छोड़ के दोस्तों मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा तो थोड़े से आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि दोस्तों मैं इस काम को 3-3 बार छोड़ के भागा हूं। लेकिन मैं थैंकफुल हूं उस अपलाइन का, मैं शुक्रगुजार हूं उस अपलाइन का, अपने छोटे भाई का, जिन्होंने, मैं 3 बार छोड़ के भाग गया, लेकिन दोस्तों वो मुझे 3 बार पकड़ के लाए। अब आपको लगता होगा ये भाग रहे थे, वो पकड़ के ला रहे थे, मैं भाग रहा था, वो पकड़ के ला रहे थे। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं दोस्तों कि मुझे भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ कामयाब हो सकता हूँ। मुझे 1% भरोसा नहीं था कि मैं भी यहाँ से अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ से बड़े पैसे कमा सकता हूँ। तो आपको एक बात याद होगी, जो हमारे कंपनी के सीएमडी सर है, आपको हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आपके माँ बाप का आपके ऊपर भरोसा है या नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, है ना, आपके गर्लफ्रेंड का भरोसा है या नहीं है, ये पता नहीं है। लेकिन दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग को आपके ऊपर भरोसा है, और खास करके उस अपलाइन को आपके ऊपर भरोसा है, जिन्होंने आपको यहाँ मौका दिया। मैं आपको दिल से बोलता हूँ दोस्तों, आप जितने भी साथी मुझे जहां से भी सुन रहे हैं, आपकी जो अपलाइन है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपकी जो अपलाइन है ना, एक्चुअल में आपकी अपलाइन नहीं है, बल्कि वो आपकी लाइफ लाइन है। वो अपलाइन आपको यहाँ लेकर के आई है आपका जीवन बदलने के लिए, और आपके घर का गरीबी जड़ से दूर करने के लिए। मुझे भरोसा नहीं था दोस्तों, लेकिन मेरी अपलाइन को भरोसा था कि मेरा भाई आज नहीं समझ रहा है, लेकिन जिस दिन समझ जाएगा ना, ये हमसे बढ़िया काम करेगा। जिस दिन समझ जाएगा ना, ये धमाल कर देगा। जिस दिन समझ जाएगा, कमाल कर देगा दोस्तों। लेकिन मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे 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 ना, मुझे मेरी अपलाइन भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई दोस्तों। और उनके भरोसे को जब मैं अपने भरोसे में कन्वर्ट कर पाया, उसके बाद दोस्तों मैंने पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ मैंने काम किया। और दोस्तों हमने हमने भी इसी डायरेक्ट सेलिंग से अपने सारे सपने पूरे किए। तो ये बातें मैं अभी आपके बीच क्यों शेयर कर रहा था, मैं इसलिए शेयर कर रहा था कि मुझे पता हमारे बड़े सारे नए साथी, आज से कुछ दिन पहले, आज से महीना दिन पहले आपने आरएचआई को ज्वाइन किया है, आपके मन में भी डर चलता होगा, आपके मन में भी कभी ना नेगेटिव विचार आते होंगे, कभी सकारात्मक विचार आते होंगे, कभी ये भी लगता होगा कि मैं पक्का बन जाऊंगा, लेकिन कई बार ये भी लगता होगा कि मैं नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैं आपको इस एग्जाम्पल से एक बात समझाना चाहता हूँ, यदि आपकी अपलाइन, यदि आपकी अपलाइन यहाँ पे आपको लेकर के आई है, और आपकी अपलाइन आपको फॉलो अप कर रही है, आपकी अपलाइन आपको सीखने के लिए प्रेरित कर रही है, यकीन मानिए दोस्तों, उस अपलाइन पे भरोसा कर लीजिए। जिस प्रकार से आज हम कामयाब हुए, जिस प्रकार के आपके बड़े सारे अपलाइन कामयाब हुए, आज आरएचआई के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दोस्तों हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो महीने का लाखों और उससे कई ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो यकीन मानिए इस स्क्रीन पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और आप भी उनकी तरह बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जैसे आज उन बड़ी बड़ी अपलाइन को आज पूरा भारत जानता है। यकीन मानिए दोस्तों, आज आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस स्टेट में बैठे हैं, जिस रूम पे बैठे हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं और इस काम को आप सीख के करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जिस प्रकार की आपकी अपलाइन को सारे लोग जानते हैं, चाहे जहां जहां फ्रेंचाइजी आरएचआई के सारे लोग जानते हैं, जैसे आज ओम सर को जानते हैं, मुकेश सर को जानते हैं, अमरिंदर सर को जानते हैं, रियाज सर को जानते हैं, सोनू सर को जानते हैं, यकीन मानिए दोस्तों वैसे लोग आपको जाने। तो मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आप सभी से एक बार मैं सुनना चाहता हूं, मुझे पता आप सबका म्यूट है, बट मैं चाहूंगा एक बार आप सभी हाथ खड़ा करें। क्या आप पूरी ईमानदारी से, पूरी पूरी निष्ठा के साथ इस काम को करने के लिए तैयार हैं? थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। मैं आप सभी को देख रहा हूं, आप सभी लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मैं एक छोटा सा
अपने बारे में छोटा सा शेयरिंग करिए। मैंने क्यों किया? क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा था, आपको मैं बताना चाह रहा था कि आप ही के दिमाग में नहीं, हमारे दिमाग में, और जितने कामयाब अपलाइन है, जिनका जिनका मैं नाम लिया, और जिनका नाम मैं किसी कारणवश नहीं भी ले पाया, है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिनके मन में आपकी तरह ही अलग अलग विचार चलते थे। लेकिन एक समय, चाहे उन्हें महीना लगा, चाहे उन्हें 6 दिन लगे, चाहे उन्हें 10 दिन लगा, चाहे उनका 2 महीना लगा, उन्होंने अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा किया, उनके विजन को समझने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों वो आज RHI के दोस्तों ब्रांड बन गए। और यकीन मानिए यदि आप भी अपलाइन का विजन समझने में कामयाब हो गए तो आपको भी RHI का ब्रांड बनने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। फोटो दिखेगा। तो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, मेरी बात को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी काम को करने का ना एक रीजन होता है। हो जाएगा यहाँ भी। मैं रीजन की बात करूँ तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। जब मैं इस बिजनेस में आया ना, तो मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारा प्रॉब्लम था। रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, मम्मी बीमार, पापा बीमार, ऐसे 10 समस्याएं थी हमारे घर में। मेरे पास ऑप्शन था, मैं इस काम में आया था आपकी तरह, मैं भी 10 दिन, 6 महीना, 1 महीना वेट करता और मैं भी यहाँ से दूसरे काम में निकल जाता। लेकिन दोस्तों मैंने ना बैठ करके कॉपी पेन ले करके ना, मैंने क्या किया, मैंने ना पहले पूरा, जैसे आप छोटे में ना आप क्या करते, बड़े सारे चित्र बनाते हैं, मैंने बड़े सारे चीजों को लिखा। मैं ये लिखा, मैंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये लिखा कि हमारी अपलाइन बोलती थी, यदि आप दिल से मेहनत करेंगे ना, जैसे आपके अपलाइन बोलते होंगे, है ना, और आपके अपलाइन बोलते हैं, मैंने सुना है कि यदि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी ईमानदारी से 6 महीना काम कर दे, मैं फिर से बोलता हूँ, ईमानदारी से 6 महीना और साल भर काम कर देना, उसका चेक 100% 50,000 का होगा, 50,000 से ऊपर का होगा। और ऐसे एक नहीं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं RHI के अंदर। लेकिन मैं फिर ही बोलता, हमारी अपलाइन बोलते थे आप 6 महीना काम करेंगे ना, 6 महीना, 5 महीना, आपका चेक 50,000 का होगा। मैं भी आपकी तरह नया डिस्ट्रीब्यूटर, मैं भी बैठता था, मैं भी उनकी बात सुनता था। लेकिन दोस्तों सुनते सुनते ना, मैं एक दिन ना पूरा डायरी पेन निकाला और मैंने लिखना शुरू किया कि हमारे अपलाइन बोलते हैं 6 महीना में, 1 साल में आपका चेक 50,000 का होगा। तो मैंने लिखना शुरू किया कि यदि मैं बाहर में जाके फिर से, ऑलरेडी मैं बाहर में 7 साल जॉब किया था, मैं सोचा मैं बाहर में जाके फिर से मैं 1 साल काम करूंगा, क्या मेरा चेक 50,000 का होगा? तो इस दिल से ना एक आंसर आया, नो। मैंने फिर से लिखा कि अगला चलो 1 साल में नहीं होगा, अगला 1 साल भी मैं जाके काम करूंगा, तो क्या मेरा चेक 50,000 का होगा? तो आंसर आया कि नहीं होगा। मैंने दोस्तों इसी प्रकार से 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना, मैं करता गया और मैंने दोस्तों निकाला, मैं पूरे 5 साल का, पूरे 5 साल का ना, जैसे ना पेपर मेरे हाथ में दिख रहा आपको, इस प्रकार से मैं पूरा 5 साल निकाला कि मैं 5 साल इस काम को नहीं करता हूँ, बाहर में जाकर मैं काम करूंगा, क्या मेरे महीने का चेक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख होगा? आंसर आया नो, 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 नो। क्योंकि आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता मेरे दोस्त, आपकी क्वालिटी क्या है। मैं बाहर में जॉब करता था, मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ, मैं बाहर में जॉब करता था, मैं ना वेस्ट बंगाल में बहुत सारी जूट फैक्ट्रियां हैं, तो मैं एक जूट फैक्ट्री में काम करता था और मेरी सैलरी थी दोस्तों मात्र 2,800 रुपया। 2008 में मेरा घर नहीं चलता था, तो मैंने फुटपाथ जो होता है रोड के किनारे पे, मैंने दोस्तों कैलेंडर बेचा, भगवान का फोटो, छोटा फोटो 2 में खरीदता था, 5 रुपए में बेचता था। बड़ा फोटो मैं 5 रुपए में खरीदता था, मैं 10 में बेचता था। उससे भी मेरा घर नहीं चलता था और ये काम सालों भर चलने वाला नहीं था। तो कोलकाता के अंदर, यदि हमारे कुछ भाई वेस्ट बंगाल से होंगे तो उनको पता होगा, कोलकाता के अंदर एक जगह है दोस्तों सियालदा, मैं वहां पे जाके सियालदा में गेटमैन यानी कि मैं दरवानी का काम किया हूँ। इसके अलावा मैंने और बहुत सारे काम किए और इन सभी काम को करने के पीछे सिर्फ एक रीजन था मेरे दोस्तों, सिर्फ एक रीजन, ओनली वन रीजन, कि मैं अपने घर की परेशानी को दूर कर सकूं, मेरे पास भी एक अच्छा घर हो, मैं भी अपने माता पिता को अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूं। मैं ये सोचता था कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर गर्व हो, अपने आप के ऊपर गर्व हो कि मतलब बेटा हो तो मेरे बेटे के जैसा। मेरे बड़े बड़े ड्रीम नहीं थे दोस्तों, छोटे छोटे ड्रीम थे। लेकिन मैं 7 साल बाहर में जॉब किया, कुछ नहीं हुआ। मैं जब इस इंडस्ट्रीज में आया, मैंने निकाला कि मैं 5 साल समय देता हूँ फिर से बाहर में, कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने दिमाग को और अपने दिल को मैंने एक अफर्मेशन दिया और एक बात मैं समझाया कि 7 साल में बाहर में काम किया हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ।
5 साल में जाके और काम करूंगा, कुछ नहीं होगा, तो मैंने अपने आप में कसम खाया कि 5 साल में इस इंडस्ट्रीज को दूंगा, इस उद्योग में दूंगा। और यदि मैं 5 साल के बाद भी यदि महीने का 50,000 और 1 लाख कमाऊंगा, तो मेरा लाइफ बाहर के लाइफ से कई गुना बेटर होगा, कई गुना बेटर लाइफ होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आपकी तरह काम शुरू किया और मैंने इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, आपको मैं बताऊं दोस्तों, मैं मात्र 9 महीने के अंदर, मात्र 9 मंथ के बाद जो मेरा इंसेंटिव था वो महीने का 50,000 का था, महीने का 50,000। इस बात से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, आप सभी लोगों ने RHI को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आपके पास ना एक रीजन होना चाहिए, एक वजह होना चाहिए कामयाब काम करने का। अब मैं रीजन की बात करूं ना, तो मैं आपको ना, मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आ रहा है ना, तो मैं आपको शेयर करता हूं। यदि मेरी आवाज आप तक जा रही है तो कृपया आप हाथ खड़ा करें। जा रही है मेरी आवाज? थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। तो मैं आपको ना एक छोटा सा, आप समझिए, एक आइडिया, छोटी सी कहानी है, एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करता हूँ। मान लीजिए एक शराबी है, एक शराबी भाई साहब है, महाशय है ना, उनको उस शराब के बगैर रह नहीं सकते। आप उस शराबी व्यक्ति को ना, आप किसी ड्राई एरिया में जाकर छोड़ दीजिए, एक ऐसे जगह छोड़ दीजिए जहां शराब की व्यवस्था नहीं है, और उनके जितने पैसे हैं ना, सारा पैसा आप छीन के ना रख लीजिए। मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं दोस्तों, और आप सबको ही पता होगा, जब आप शाम और रात को मिलेंगे ना, तो पता चलेगा ना वो पूरे 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 टल्ली हो चुके होंगे। मैं तो कहता हूं उस शराबी व्यक्ति को ना, उस शराबी महाशय को आप रेगिस्तान में छोड़ देंगे, रेगिस्तान में भी छोड़ देंगे ना, जब आप सुबह छोड़ेंगे, रात को जब आप मिलेंगे, तो आप पूरे टल्ली मिलेंगे आपको, मतलब पूरे, मतलब अब आप सोच रहे होंगे सर वो कहां से मिलेगा, ये मुझे भी नहीं पता कहां से मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो शराब के बगैर रह नहीं सकता है ना, वो कहीं ना कहीं से उसका इंतजाम वो करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो मैं आपको इस छोटे से एग्जांपल से समझाना क्या चाह रहा हूं, आपके पास ना उसके पास रीजन है कि मुझे चाहिए, वो उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, वो व्यक्ति कर लेगा। देखो, 2 चीजें होती है, मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक होता है टैलेंट और एक होता है रीजन। टैलेंट जो होता है ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं मुकेश सर की बात करूं, हम अमरिंदर सर की बात कर रहे थे, हम ओम सर की बात कर रहे हैं, हम रियाज सर की बात कर रहे हैं, हम सोनू सर की बात करें, ऐसे हमारी कुछ बहनें हैं जिन्होंने मतलब एक नया इतिहास लिखा रेड सेलिंग के अंदर। आज मैं सुनीता जी की बात करूं, कंचन जी की बात करूं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं कुछ नाम ले रहा हूं आपको, जिनका महीने का चेक 4-4 लाख रुपए का है, 4-4 लाख रुपए का लड़कियों का चेक, भाई साहब 4 लाख रुपए का। आज लड़कियों के पास 4 व्हीलर गाड़ी है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि देखो, एक होता है टैलेंट, और ये जितने लोग का मैं नाम ले रहा हूं ना, आप यदि इनकी कहानी सुने होंगे, इनकी शेयरिंग सुने होंगे, तो आपको एक बात पता चलेगा ना कि हम लोग के अंदर टैलेंट नहीं था। हम लोग के पास ना डायरेक्ट सेलिंग का कोई डिप्लोमा करके हम नहीं आए थे, या ये जो अपलाइन का नाम बता रहा है, ऐसे बड़े सारे आपके अपलाइन है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। इनके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन इनके पास काम करने का एक रीजन था, एक रीजन था। जैसे मैं बात करूं ना, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी एट ए टाइम आ रहा है। आपने सुना होगा एक 15 साल का लड़का पहली बार क्रिकेट खेलने गया, और उसके पास 15 साल का लड़का, भारतीय टीम उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसको क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, और उसके सामने होते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, सबसे तेज बॉलिंग करने वाले बॉलर्स, और जैसे ही पहली गेंद आती है उनके नाक पे लगती है, और दोस्तों नाक पे इतना बुरी तरीके से लगता है कि वो वहीं पे गिर जाते हैं, और उसी पिच पर उनके नाकों से खून गिरने लगता है। तो उनके जो पार्टनर होते हैं वो आके बोलते हैं, भाई एक काम कर, तू निकल जाए यहाँ से। और वो छोटा सा लड़का खड़ा होता है, और उनकी लाइन आप सबको पता होगी, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, उनका नाम भी शायद आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं की कहानी सुना रहा हूँ, उन्हीं सचिन तेंदुलकर की कहानी सुना रहा हूँ। 15 साल का बच्चा खड़ा होता है, और अपने सफेद जो जर्सी होता है ना, उससे अपने नाकों को पोंछता है। ये जब जर्सी लाल हो जाता है, फिर भी खून बंद नहीं होता है, और एक ही बात बोलता है, मैं खेलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो खेलेगा, जब वो खड़ा होता है व्यक्ति खेलेगा, वो टैलेंट की वजह से नहीं खड़ा होता है,
दोस्तों वो रीजन की वजह से खड़ा होता, क्योंकि वो टैलेंट की वजह से ही गिरा था। 150 से प्लस स्पीड उसके उसके अपलाइन ने भी उसको ट्रेनिंग दिया था कि मेरे दोस्त, जब भी गेंद ना तेरे कंधे पे आई, तुझे क्या करना है, झुक जाना है, बैठ जाना है, हट जाना है। लेकिन उसने हटा नहीं, उसने अपना टैलेंट देखो, उसको लगा हटने की क्या जरूरत है, टैलेंट की वजह से वो गिर गया। लेकिन दोस्तों एक रीजन की वजह से वो लड़का खड़ा हुआ, और ऐसा खड़ा हुआ कि आज पूरे विश्व में सारे लोग उनका नाम जानते हैं और उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और उन्होंने क्रिकेट में पहली बार डबल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड से लेकर के 100 सेंचुरी लगाने तक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। किसकी वजह से? रीजन की वजह से। किसकी वजह से? रीजन की वजह से। पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा अमीर घर से नहीं थे, लेकिन एक रीजन था कि मौका मिला है देश के लिए खेलने का, तो अपन पीछे नहीं हटेगा बल्कि देश के लिए खेलेगा। मैं आपको फिर बोलता हूं, यहाँ जितने भी साथी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं या जो लोग जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात आपको फिर से बोलता हूं, आपके पास टैलेंट है या नहीं है? यदि आपके पास रीजन है, यकीन मानिए आप लिख लीजिए, आप आरएचआई का ब्रांड बनेंगे 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 बनेंगे। आपके पास रीजन होना चाहिए। ये आप जितने अपलाइन को आप देखते हैं, इनके पास पहला चीज क्या था? रीजन था। दूसरा चीज मैं बताता हूँ, कमाल की चीज, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो कहा गया है ना, एक होता है स्किल और एक होता है विल। बात मिलती जुलती है ना, बट मैं आपको फिर समझाता हूँ। एक होता है स्किल और एक होता है विल। हमारे पास स्किल नहीं था। आपके जितने आप कामयाब अपलाइन, उनके पास स्किल नहीं था, काम करने का तजुर्बा नहीं था हम लोग के पास, लेकिन क्या था? विल था, करके दिखाना। हमें भी लोगों ने मना किया, हमें भी लोगों ने ताना मारा। अरे हमें तो लोग बैठा के समझाते थे, मेरे भाई चांद पे घर नहीं बन सकता है, चांद पे घर नहीं बन सकता है, तुम महीने का 50,000 नहीं कमा सकता है, ये कंपनी नहीं चल सकती है। ऐसे ऐसे सैकड़ों ज्ञान बैठा के दिए जाते थे, टाई पकड़े खींचा जाता था। तेरा बाप नहीं कमाया, तू क्या कमाएगा? तेरा बाप के पास साइकिल नहीं है, तू बोलता मेरे पास मोटरसाइकिल होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्तों हम लोग के पास स्किल नहीं था, क्या था? विल पावर था। ये बोल रहे नहीं हो सकता है ना, करके दिखाना। ये बोल रहे तू, तेरे बाप ने नहीं किया, तेरे से नहीं होगा। तो एक बात उस समय दिल में आती थी कि मेरे बाप से नहीं हुआ, लेकिन वो उसका बेटा करके दिखाएगा। ये ना चैलेंज लिया हम लोगों ने काम करने का। तो ये जितने मेरे भाई, जितने हमारे साथी बैठे हो, पहले समझना ध्यान से, आपके पास स्किल है, स्किल नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ है। आरएचआई की सारी अपलाइन आपके साथ है। स्किल नहीं है मेरे दोस्त, अपने अंदर विल पावर लेकर के आइए कि मैं भी बनूंगा दोस्तों ओम सर की तरह, मैं भी बनूंगा दोस्तों मुकेश सर की तरह, मैं भी बनूंगा दोस्तों प्रकाश सर की तरह, मैं भी बनूंगा रोहित शर्मा सर की तरह, मैं भी बनूंगा वर्मा सर की तरह, और मैं भी बनूंगा दोस्तों सुनीता जी की तरह, मैं भी बनूंगा अमरिंदर सर की तरह, नसीर सर की तरह, अरविंद सर की तरह। बहुत सारे आपके अपलाइन है, कुछ नाम मैं सिर्फ आपको रिपीट कर रहा हूँ। मैं भी बनूंगा राहुल सर की तरह। मेरे दोस्त आपके पास ना सिर्फ आपको विल पावर लेके आना, विल पावर। मेरा भी चेक होगा 4 लाख का, मेरा भी चेक होगा 8 लाख का, मेरा भी चेक होगा 15 लाख का, 30 लाख का। यकीन मानिए, यकीन मानिए दोस्तों, अपने अंदर सिर्फ विल पावर लेके आने की जरूरत है। आपका चेक होगा और आपको भी अपने आप पे गर्व होगा कि मैं आरएचआई का एक डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको ना छोटी सी और एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, आपको मैं बताता हूँ ना। बहुत बहुत अच्छे आप ऐसे साइंटिस्ट थे उस समय के, बहुत पहले की कहानी है, मुझे सारे नाम याद नहीं एक्चुअली, तो मैं बिना नाम का वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उस समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति 4 मिनट से पहले 100 मील की दूरी तय करने का प्रयास करेगा, उसके फेफड़े जो ना, फेफड़े फट जाएगा, मर जाएगा आदमी। और ये सिलसिला, ये स्टेटमेंट, मतलब भारत छोड़ दीजिए, विश्व का कोई भी बड़ा बड़ा अखबार था, सब में स्टेटमेंट छापा गया था, 4 मिनट से पहले ये जो 1 मील की दूरी है ना, इसको तय नहीं किया जा सकता है। तो लोगों को ये बात सेट हो गया था दिमाग में कि 4 मिनट से पहले 1 मील की दूरी नहीं तय की जा सकती। जितने भी धावक थे, जितने भी दौड़ने वाले लोग थे, वो इस बात का ध्यान रखते थे, नहीं यार 4 मिनट से पहले नहीं तय करना, नहीं तो फेफड़ा फट जाएगा, आदमी मर जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति आता है और वो अपनी पूरी जान लगा के दौड़ता है, और पता है क्या सोच के दौड़ता है? वो एक बात सोच के दौड़ता है कि ये जिसने भी लिखा है, जिसने भी बोला है,
कि 4 मिनट 2 सेकंड से पहले या 4 मिनट से पहले ऐसा जो करेगा उसके फेफड़े फट जाएंगे, मर जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और दोस्तों इतिहास गवाह है, आप गूगल कर लीजिएगा, वो व्यक्ति दौड़ता है 4 मिनट में तो नहीं, मतलब मैं ज्यादा वो अंतर नहीं पैदा कर पाता, लेकिन दोस्तों जो सालों से 30 सालों से 40 सालों का जो स्टेटमेंट होता है ना, उसको उसको ब्रेक कर देता है। और वो दोस्तों 3 मिनट 59 सेकेंड में वो 1 मील की यात्रा को तय करके रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है। और सारे जो 50-60 साल का सबको खत्म करके एक नया करके आता है कि मेरे दोस्त 3 मिनट 59 सेकेंड में भी ये किया जा सकता है। और इतिहास गवाह है, आप गूगल कर लीजिएगा। आज ऐसे ऐसे धावक हैं, ऐसे ऐसे धावक हैं, मैं कहता हूँ स्कूल के स्टूडेंट ऐसे ऐसे हैं जो 3 मिनट में, यहाँ तक कि लोगों ने 2.5 मिनट में एक कारनामा करके दिखाया, 2.5 मिनट में कारनामा करके दिखाया। किसकी वजह से? स्किल की वजह से नहीं, विल पावर की वजह से। मैं एक और छोटी सी कहानी सुनाता, छोटी सी कहानी है। एक ना औरत फोन आ जाता है, वो छोटा सा बच्चा बढ़िया से चल फिर नहीं सकता है और उसका हाथ छूट जाता है, मार्केट में हाथ छूट जाता है, अचानक फोन में व्यस्त होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है। वो बच्चा ना वहां से अच्छे से चल नहीं सकता, घसकते घसकते ना एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ कार का पार्किंग होता है। व्यक्ति पीछे से कार ना, वो छोटा बच्चा दिख भी नहीं रहा होता, कैमरा में भी नहीं दिख रहा होता, बहुत छोटा सा बच्चा होता है। तो कार का ना शायद चक्का का थोड़ा सा हिस्सा उसके बच्चे के पैर पे चलाता है और बच्चा जोर से चीखता है। ओ माँ, जब बच्चे की चीखने की आवाज सुनते देखते मेरा बच्चा के ऊपर किसी ने टायर चला, मतलब गाड़ी चढ़ा दिया। एक हाथ में फोन है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक हाथ में फोन है, दूसरे में हॉटस्पॉट डालती है और दूसरे हाथ से सिंगल हैंड से वो औरत उस गाड़ी को उठा करके और दूसरे हाथ से उस बच्चे को बाहर निकाल देती है। ये जब अगल बगल बड़े सालों देखते हैं ना, वो हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर बोलते हैं, मैडम आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो धमाल कर दिया, आपने एक हाथ से इस कार को उठा दिया। औरत बोलती है ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, एक कार से क्या मैं 2 हाथों से कार नहीं उठा सकती हूँ। और वो औरत सही बोल रही होती है, 2 हाथ के से भी उस औरत से वो कार नहीं उठेगा। लेकिन उस समय उसके अंदर एक ऐसा, उसे लगता है मेरे बच्चे के लाइफ का सवाल है, और उसके अंदर एक विल पावर जनरेट होती है दोस्तों, और वो एक हाथ से पूरे उस गाड़ी को उठा देती है। मैं कहता हूं दोस्तों ऐसे वैसे विल पावर हमारे अंदर भी है। जब कोई कुत्ता आपको दौड़ा दे, मैं कहता हूं कोई शेर आपको दौड़ा दे, आप क्या बोलेंगे? नहीं भाई मैं हाथ खड़ा करा, तू मेरे को खा जाओ। जब आप सबको पता है, आप सबको पता है, हिरन जो है ना, हिरन जब भागती है ना, और शेर कई बार उसको पकड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता है? ये सिर्फ एक चीज का अंतर होता है। किसका अंतर है? विल पावर का अंतर है, विल पावर का। तो मैं आप सभी जितने भी हमारे साथी लाइन पे जुड़े, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जितने लोग भी हैं, आप अपने विल पावर को पहचानिए। आपको यहाँ लखपति बनने से, आपको महीने का 4 लाख 8 लाख और आने वाला टाइम में करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बस अपने पावर को पहचानने की जरूरत है, अपने पावर को पहचानने की जरूरत है। स्किल का टेंशन मत लीजिए, हम सभी अप्लायंस आपके साथ है, RHI का एक अप्लायन आपके साथ है, सिखाने के लिए, बताने के लिए, आपके सपोर्ट करने के लिए। और हम सभी का लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है, उद्देश्य यही है कि हमें किंग मेकर नहीं बनाना है। RHI का मकसद है हम किंग मेकर नहीं बनाएंगे, हम दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेकर बनाएंगे, रिकॉर्ड ब्रेकर बनाएंगे। यहाँ ऐसे ऐसे लीडर्स आज खड़े हो रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में हंगामा कर दिया। दोस्तों लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो हम लोग CMD सर, हम लोग का सीधा सा फंडा है, नॉट किंग मेकर, नॉट क्रिएट किंग मेकर, ओनली हमें रिकॉर्ड ब्रेकर लीडर्स बनाने। रिकॉर्ड ब्रेकर जो बोलते हैं 5 साल में इतना कमाया, उनको RHI का लीडर खड़ा होकर बोलेगा देख हमने 1.5 साल में इतना कमाया, हमने 2 साल में इतना कमाया। हमें रिकॉर्ड ब्रेकर लीडर्स बनना है। तो क्या आप सब बनने को तैयार हैं? तो एक बार हाथ खड़ा करें, क्या बनना चाहते हैं? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। देखो जीवन में ना कामयाब होने के लिए आपके पास में एक गोल का होना जरूरी है। मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, बड़ा छोटा सा साधारण सा एग्जांपल है। यदि आपके पास पैसे हो, पहला तो मैं आपको बोलता हूं, आपके पास पैसे हो और आपको ना ट्रेन से, बाई ट्रेन इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो, तो आप क्या करते हैं? आप ट्रेन में ना टिकट बुक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन में टिकट बुक करते हैं और किस बात का ध्यान रखते हैं? आप ये भी देखते हैं कौन सा बोगी में जाना है, 3rd AC में जाना है, 2nd AC में जाना है, 1st AC। पैसे हैं आपके पास, अवेलेबल है, पैसे का टेंशन नहीं।
तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप चुनते हैं कि नहीं भाई मुझे तो फर्स्ट एसी में जाना है या सेकंड एसी में जाना है, तो आप ये भी चुनते हैं कि मुझे लोअर बर्थ चाहिए, है ना, या अपर बर्थ चाहिए। या कई बार ना चेयर कार होती है तो आप ये भी चुनाव करते हैं, है ना, कि मुझे विंडो सीट चाहिए। मैं एक नॉर्मल सी बात बोलता हूं मेरे दोस्तों, नॉर्मल सी बात, एक यात्रा करने के लिए आप इतने सारे चीजों का चयन करते हैं। यहाँ दोस्तों आप लाइफ की यात्रा करने के लिए आए, लाइफ की यात्रा करने के लिए आए। तो जब ट्रेन में आप जाते हैं, बस में जाते हैं, तो आप किस सीट पे जाना है, उस सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, आप एक लाइफ की यात्रा करने के लिए आए, अपने लाइफ को ना, आप अपने लाइफ को आप इस प्रकार की यात्रा बनाइए कि आपके लाइफ से ना आने वाला टाइम में हजारों हजार लोग इंस्पायर हो। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा दोस्तों, आपके पास क्या होनी चाहिए, एक गोल का होना जरूरी है। अभी सर ने क्या बोला, अगला दीपावली, अगला दीपावली से पहले का मकसद, मतलब क्या था सर का कहने का, अगले दिवाली से पहले ऐसा गोल क्रिएट करिए जो आपको सुबह काम करने के लिए, उठने के लिए मजबूर करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मान लो आप कोई देखते हो किसी बंदा को ऑफिस में जाते हो, ऑफिस जा रहा है, रास्ते में रोड खराब है, ट्रैफिक जाम है, क्या वो लौट के चला आता है क्या? नहीं, वो दूसरा रास्ता चुनता है, दूसरे रास्ते में जाता है, चाहे उसको जो करना पड़े वो करता है, लेकिन दोस्तों वो ऑफिस पहुंचता है। तो उसी प्रकार से यदि आपके पास गोल है, आपके पास गोल है, आपके पास एक रीजन है, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक विल है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप हमेशा एक ही बात सोचेंगे कि मुझे हर हाल में अपने मंजिल तक पहुंचना है। और आपका जो ड्रीम होगा उसको अचीव करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खुद ही मोटिवेट होकर काम करेंगे और पूरे जुनून के साथ काम करेंगे। तो मैं आप सभी जितने भी हमारे RHI के डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपना एक गोल सेट करिए कि अगले दीपावली तक आपको चाहिए क्या, कितने का चेक चाहिए, कितने का चेक चाहिए, कितना का टीम चाहिए, आपको डिसाइड करिए। उसका ना आप गोल सेटिंग करिए और उस गोल को ना, उस आपके पास ना, आपका जो रूम होगा, आपका जो कमरा होगा, आपका गोल ना वहां पे हमेशा आपको दिखना चाहिए। सुबह जब भी देखे, सुबह शाम दोपहर, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, है ना, हर समय आपको क्या दिखना चाहिए, आपका गोल, आपका गोल, आपका गोल, आपका गोल, आपका गोल दिखना चाहिए। तो क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो कृपया एक बार हाथ खड़ा करें, क्या मैं समझा पा रहा हूं? थैंक यू दोस्तों, है बिल्कुल ना, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। आपके पास एक गोल होना चाहिए। अब तो समझना जानता है ना, जब मैं बोल रहा ना कि भाई आप एक सही जगह पे हैं, आप बिल्कुल सही कंपनी में हैं, है ना, आप सही अप्लायंस के साथ हैं, तो कई बार ना आप अपने दिमाग को, कई बार अपने आप माइंड को ना आप कई बार समझा नहीं पाते हैं, या कोई ज्यादा आपको किसी बात के लिए ज्यादा मोटिवेट करता है तो आप उसको अलग नजरिए से लेते हैं। मैं आपको फिर से एक छोटा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और ये एक बड़ी कमाल की कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों RHI क्या है। तो एक छोटी सी कहानी है ना, और एक बिहार की ही कहानी है। बिहार में एक गांव की घटना है, बिहार में एक गांव में, और एक कलयुग की घटना बता रहा हूं। बिहार के एक गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों रामदास। क्या नाम था? रामदास। और वो गांव में ना पेड़ के नीचे 30-40 लोगों को बैठा करके ना वो भगवान राम की कहानी सुनाते थे। वहां बैठ करके, है ना, 30-40 लोगों को बैठा करके और भगवान राम की चर्चाएं करते थे, कहानियां सुनाते थे, उनके ऊपर ना बहुत सारी चीजें लिखते थे। और सारे लोग, जितने 30-40 लोग बैठे होते थे ना, वो बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते थे। तो आप सबको पता होगा, है ना, कहा भी गया है और हम सब जानते भी हैं, हम सब मानते भी हैं, है ना, कहा गया कि भगवान हनुमान कलयुग में भी जीवित है। तो भगवान हनुमान जी ना एक दिन 2 दिन उनको आवाज आया तो उनको लगा ना, ये कौन सा व्यक्ति इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाता है ना, और हमारे प्रभु के बारे में सुनाता है। तो भगवान राम जी, सॉरी, भगवान हनुमान जी क्या किए, वो पुराना सा कंबल उन्होंने क्या किया, ऐसे रूप धारण किए, पुराना सा कंबल ऐसे उन्होंने ढका, पुराना सा मैला सा कंबल, और वो भी 30-40 लोग भीड़ में जाकर रोज बैठते थे और कहानी सुनते थे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। जब वो कहानी सुनते थे तो उनकी जो चौपाई थी, या वो जो उसमें जो रस प्राप्त होता था, जो स्मृतियां थी, तो भगवान हनुमान जी को सब याद आती थी। कैसे मैं बचपन में क्या करता था, सूर्य भगवान को खा गया था, कैसे मैं और ऋषि मुनियों को ऊपर नीचे करता था, क्यों मुझे श्राप मिले, कब मुझे भगवान राम से दर्शन हुआ,
है ना, किस किस प्रकार से हम लोगों ने, है ना, लंका पे चढ़ाई किया, ये सब बहुत उनको आनंद मिलता था। और वो भी ना गुणगान करते थे और बोलते थे कितना अच्छा आदमी है ना। बहुत सालों के बाद एक अच्छा आदमी मिला जो बैठा कर लोगों को भगवान राम की कहानी सुनाता है, हमारी कहानी। बड़े खुश थे वो। ऐसे करते 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 10 दिन 15 दिन बीत गए और भगवान इतने मगन थे, लोगों से पहले वो पहुंच जाते थे सुनने के लिए। तो मैं फिर से बोलता हूं, मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक दिन की घटना दोस्तों, सब चलता, सब सही चल रहा था, सब सही चल रहा था। एक दिन वो रामदास जी कहानी बताने लगे कि भाई एक दिन की बात है, हुआ क्या कि हनुमान जी पहुंच गए भाई लंका। और जैसे वो लंका पहुंचे तो लंका में वो पहुंच गए भाई माता सीता के पास, और ऊपर से वो गाना गाने लगे और ऐसे अंगूठी उन्होंने गिराया। और वहां पे जब वो पहुंचे तो पूरे अशोक वाटिका में ना सफेद सफेद फूल थे। मैं फिर से बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या बोला? पूरे अशोक वाटिका में, और खास करके माता सीता जहां थी वहां सफेद सफेद फूल थे। तो भगवान हनुमान जी बोले रुको रुको, सब तो ठीक है यार, सब ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ तू सुना रहे। वहां सफेद फूल नहीं थे भैया, वहां लाल फूल थे। हेलो, उन्होंने बोला वहां सफेद फूल नहीं थे, वहां लाल फूल थे। तो उन्होंने बोला कि भाई यार तू दिमाग मत खराब करो, चुपचाप सुनो। सुना मैं रहा हूं ना, मैं सुना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ना। सफेद फूल ही थे। तो हनुमान जी बोले कि पहले एक बात बताओ, तू वहां गया था? तो भगवान जी बोले तू गया था? बोला हाँ मैं गया था। बोला तुम कैसे गया था? उन्होंने बोला कि मैं ही हनुमान हूं। बोला बे तू हट, निकल यहाँ से, है ना, मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार, इतना दिन से कहानी चल रहा है, कुछ दिन और बचा हुआ है। तो वहां सफेद फूल थे, मैं सफेद फूल ही लिखूंगा। उन्होंने बोला तू सफेद फूल नहीं लिख सकता, वहां लाल फूल थे। क्यों? मैं गया था वहां पे। वो अपने रूप में आ गए, वो अपने रूप में आ गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो लाल फूल थे। ये रामदास जी ने बोला नहीं वो सफेद फूल थे। मैं सफेद फूल लिखूंगा प्रभु, मुझे पता है वो सफेद फूल ही थे। हनुमान जी बोले कि सुन, पहले तू गया था वहां पे? मैं गया था, मैंने देखा था वो लाल फूल थे। वो रामदास जी बोले भगवान आप गए होंगे, लेकिन मैं जानता हूं सफेद फूल थे। अब भाई फैसला कैसे हो? तो रामदास जी को उन्होंने बोला आप मेरे कंधे पे बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। भगवान राम के पास लेके गए। भगवान राम के पास जब लेके गए तो भगवान राम को उन्होंने बोला कि देखिए भगवान ये बहुत अच्छा आदमी है, इनका नाम रामदास है। ये 30-40 लोगों को कई दिनों से ना आपके बारे में सुना रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। इनका चौपाई बहुत अच्छा है, इनकी कहानियां बहुत अच्छी है। मुझे तो सर मैं इनमें खो गया था, लेकिन मामला थोड़ा सा ना फंस गया। तो भगवान राम ने बोला क्या मामला फंस गया बताइए? बोला प्रभु जब मैं गया था ना सीता माता के पास, वहां सारे जहां सीता माता थी वहां सब लाल फूल थे, ये बोल रहा सफेद फूल थे। तो भगवान राम जी बोले मेरे भाई छोड़ो ना यार, लाल से सफेद तो उससे क्या मतलब है? जब सारा ये अच्छा लिख रहा है तो इसको सफेद ही लिखने दो। उन्होंने बोला कैसे सफेद लिखेगा? जब सफेद फूल थे ही नहीं, लाल फूल थे, इसको लाल लिखना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोला फिर से नहीं प्रभु मैं सफेद ही लिखूंगा क्योंकि मैं जानता हूं सफेद फूल थे। तो भगवान राम भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बोला अब क्या करें? उन्होंने बोला देख भाई मैं तो वहां गया नहीं था, तुम गए थे ना, ये गया था। एक काम करो तुम जाओ सीता माता के पास। तो सीता माता के पास भगवान जी उनको लेके पहुंचे। जब सीता माता के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने बोला कि देखिए माता ये ना ये बहुत अच्छा आदमी है, आप लोग की कहानी सुनाता है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है। तो माता सीता ने बोला क्या हुआ? बोला कि माता जब मैं आपके पास गया था ना, जब मैं आपके पास गया था तो वहां पे जहां आप बैठी हुई थी ना अशोक वाटिका में, आपके चारों तरफ लाल फूल थे, लेकिन ये बोलता सफेद फूल थे। तो माता सीता बोली कि बाबू कोई बात नहीं है, इनको लिखने दो, जब ये लिख रहे सफेद इनको सफेद लिखने दो। बोला माता इसी बात का तो लफड़ा है, एक इसकी पूरी कहानी ठीक है, ये जो स्मृति गाता है इसको कहानी जितनी चौपाई सुना था सब बढ़िया है, लेकिन माता वो लाल फूल थे, ये लाल फूल थे, बोला सफेद फूल थे। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। माता सीता ने कहा कि हनुमान जी आप अपने जगह पे सही हैं, ये भी अपने जगह पे सही। तो हनुमान जी बोले कि माता दोनों आदमी सही नहीं हो सकते, ये गलत है मैं सही हूं। तब माता सीता ने बोला कि ये सही है आप गलत हैं, क्योंकि जब आप लंका आए थे ना तो आपके आपके आंखों में खून था, आपके ना आपके अंदर द्वेष की भावना भरी हुई थी, आपको इस बात का ना क्रोध था आपकी आंखों में कि ये रावण मेरी हमारी भगवान की पत्नी को लेके आ गया है, सीता माता को लेके आ गया। आप पूरे क्रोधित थे,
और आपके आंखों में क्या भरा हुआ था? खून भरा हुआ था, इसलिए वो सारा सफेद फूल आपको लाल नजर आ रहा। जबकि मैं वहां, आप वहां एक दिन के लिए आए थे, मैं वहां 1 साल थी, वो सारे फूल मेरे हनुमान सफेद ही थे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने लोग बैठे हुए हैं, देखो समझना, आपको भले कई बार ना त्रुटियां दिख जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके नजरिए का प्रॉब्लम है, आपके नजर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपकी अपलाइन को पता है कि आरएचआई क्या है, आपकी अपलाइन को पता है कि आरएचआई क्या है। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जब भी आपके दिमाग में कई अलग विचार आए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी अपलाइन की नजरों से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आरएचआई क्या है। आरएचआई आज के समय की एक क्रांति है। आरएचआई आज के समय में एक गरीब इंसान के घर में अमीरी का दीपक लेकर के आई है। आरएचआई आपके सपने पूरे करवाने के लिए आपके अपलाइन के माध्यम से आपके जीवन में आई है। आप इस आरएचआई को एक बार अपलाइन की नजर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, आपका जीवन बदलेगा और आपके परिवार का जीवन बदलेगा। आप अपने गांव के, आप अपने समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे कि आपके गांव में लोग दूसरे की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपकी कहानी सुना रहे होंगे, आपकी कहानी सुनकर। तो क्या मैं इस छोटे से कहानी के माध्यम से, मेरा पहला तो उद्देश्य यही था कि मैं आपको समझा पाऊं कि आप समझिए, आप जिस बिजनेस को शुरू किए हैं, आप किस नजर से इसको देखते हैं, इंपोर्टेंट ये है। यदि आप एक ऐसे नजर से देखते हैं कि जिस आरएचआई में मैं आया हूं, इस आरएचआई ने यदि 400 से 500 लोगों का ड्रीम पूरा करवाया है, और वो कौन सा ड्रीम? 4 व्हीलर का ड्रीम पूरा करवाया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, जब 400-500 लोग अपने ड्रीम कार को अचीव कर सकते हैं, यहाँ बैठा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने ड्रीम कार को अचीव कर सकता है। एक एक बैठा डिस्ट्रीब्यूटर अपने ड्रीम कार को अचीव कर सकता है। क्या आप सब अपने ड्रीम कार को, अपने ड्रीम बाइक को, अपने जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको अचीव करने के लिए तैयार हैं? तो एक बार हाथ खड़ा करिए, क्या तैयार हैं? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आरएचआई जो है ना, समझना ध्यान से, आरएचआई आपको शेर बनाने के लिए, आपके जीवन में शेर बनाने के लिए। देखो मेरी बात को ना थोड़ा सा खराब मत लीजिएगा। एक कुत्ता जो होता है ना, वो अपने अपने जो उसके जो बच्चे होते हैं ना, उसको सिर्फ पालन करता है। क्या करता है? पालन पोषण करता है। लेकिन एक शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है। क्या करता है? परवरिश करता है। परवरिश मीन्स, मैं आपको एक छोटा सा बस उदाहरण ही सुना देता हूँ। एक समय की बात है, एक शेर का बच्चा और उसकी माँ शेरनी जा रहे थे, रास्ते में पड़ गया एक नाला। जैसे एक रास्ते में नाला पड़ा ना, तो शेर का बच्चा को उसके माँ ने मोटिवेट किया, जंप बेटा जंप। वो छोटा सा शेर का बच्चा प्रयास तो किया, लेकिन वो ना नाले में गिर गया। उसको शेर फिर से नाले से निकालता और बेटा फिर से जंप, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन वो फिर से नाले में गिर गया। शेर फिर निकालता, बोला बेटा तू कर सकता है ना, यू कैन डू इट, तू जंप कर सकता है, तू नाले को पार कर सकता है। वो बच्चा फिर नाले में गिर गया। वो फिर से नाले से निकालता है, फिर बोलता है तू कर सकता है, तू कर सकता है। वो फिर नाले में गिर गया। पता आगे क्या हुआ? उस शेर ने अपने नुकीले पंजे से उस बच्चे को मार दिया। मार दिया। उसकी माँ ने बोला ना, आपने बच्चे को क्यों मार दिया? बोला ये मेरा बच्चा, ये शेर का बच्चा होके कुत्ते की जिंदगी जिएगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इससे अच्छा ये रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, मेरी बात को बुरा मत मानना, है ना। यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, हम सब शेर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? शेर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? शेर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? शेर के बच्चे हैं। और आपकी अपलाइन आपको बोलती है तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। यकीन मानिए तू कर सकता है, लेकिन जो शेरों काम किया, बच्चे को मार दिया, यहाँ की अपलाइन बच्चे को मारती नहीं है, सिखाते रहती है। चाहे 4 बार समझाना पड़े, चाहे 40 बार समझाना पड़े, और समझा 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 के आपको करानो बनाती है, और करानो बेस्टर बनाती है। यस या नो? तो आप शेर के बच्चे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, है ना, आप आरएचआई में ज्वाइन किए मेरे दोस्त, आरएचआई में। और आरएचआई आज के समय की एक क्रांति है। और याद रखना, क्रांतिकारी लोगों को ही रिएक्शन मिलता है।
क्रांतिकारी लोगों को ही रिएक्शन मिलता है। जो आम लोग है उसके ऊपर लोग दया की भाव से देखते हैं मेरे दोस्त। यदि कोई आपको ताना मार रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात समझिए, आप अपने परिवार के लिए, जैसे डायरेक्ट सेलिंग के लिए आरएच एक क्रांति है, उसी प्रकार से अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में आप क्रांति लाने वाले हैं। अपने परिवार में एक नया जनरेशन क्रिएट करने के लिए आपको आरएचआई में आने का मौका मिल रहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा मैं फिर से बोलते, याद रखिएगा, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, याद रखना ऐसे लोगों को रिएक्शन ज्यादा मिलता है। तो जितने भी आरएचआई के डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से भी आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप उस रिएक्शन को झेलने के लिए तैयार हैं? तो कृपया हाथ करें। क्या वो रिएक्शन झेल सकते हैं आप? देखो, हमें भी लोगों ने मना किया था। अरे भाई, मेरे को लोग बोलते थे तेरा घर चांद पे बनेगा, चांद पे। मैं सोचा मेरा घर चांद पे बने या ना बने, लेकिन जिस फ्रेंचाइजी में आप गए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप गए हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, थोड़ा फील करिए, वहां आपका घर होगा, कैसा फील होगा, कैसा फील होगा। मुझे लगता है आपको अपने आप पे प्राउड होगा, आपके माँ बाप का आपके ऊपर प्राउड होगा। तो आज जहां मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था ना, आज मैं वहां घर बना के रहता हूँ। मेरे लिए प्राउड की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं आप सभी जितने भी साथी लाइन पे जुड़े हुए, मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार में, आप अपने परिवार के जनरेशन को, सब कुछ को बदलने के लिए आपका जन्म हुआ है और आपको इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने भी आपके अपलाइन हैं, उनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करिए, पूरे जुनून के साथ काम करिए। परेशानी आएगी है ना, चुनौती आएंगी, उन चुनौतियों का आप हंस के सामना करिए, क्योंकि जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया, लोग इतिहास में उन्हीं को जानते हैं। आप सबको पता होगा, बिना दो हाथ, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा महसूस करिएगा। मैं उस लड़की से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहता हूँ जिसका दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं भाई साहब, और वो लड़की तीर चलाती है और भारत को गोल्ड मेडल जिताती। कितनी बड़ी बात है। चाहे उसको पैर का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं कि भगवान ने तो मेरा हाथ ही नहीं दिया, मेरा एक हाथ तो बहुत छोटा सा है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई नेगेटिव डिस्कशन नहीं। सिर्फ एक है उनके पास कि मेरे पास हाथ नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तीर चलाना है, सही निशाने पे मारना है और अपने देश को गोल्ड, ब्रोंज और सिल्वर मेडल दिलाना है। और उन्होंने एक नहीं, भारत को 3-3 गोल्ड मेडल जितवाया है, और जिनका नाम आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, जिनका नाम है दोस्तों सरिता देवी। यदि एक दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद एक लड़की भारत को गोल्ड मेडल जितवा सकती है, तो मेरे दोस्त यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं, आपके दोनों हाथ भी है, दोनों पैर भी है, आपके पास दिमाग भी है। बस मैं आपसे ये कहूंगा, अपने सीने में, अपने दिल में आग लगाने की जरूरत है। आग लगाने की जरूरत है कि मैं हूं जो अपने घर की गरीबी को दूर करूंगा, मैं हूं जो अपने परिवार के एक एक लोगों का सपना पूरा करूंगा, मैं हूं जो आरएचआई के अंदर ब्रांड बन के दिखाऊंगा, मैं हूं जो महीने का हमारी अपलाइन जितना पैसा कमाते उनका उससे कम टाइम में उनसे ज्यादा पैसे कमा के मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। ये मैं हूं, ये फीलिंग आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, ये लेके आना पड़ेगा। कमियां मत देखिए मेरे दोस्त, हो सकता है 50 कमियां हम लोग के अंदर है, लेकिन आप यहाँ आए हैं, उसके पीछे ऊपर वाले की भी कोई ना कोई करामत है, तभी आपको और हमको मौका मिला। वरना हमसे और आपसे बेहतर लोग बाहर में भरे पड़े हैं, उनके पास आरएचआई का प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे किसी भी कारण से उनको मौका नहीं मिल पाया, और आपको और हमको मौका मिला है, तो हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है। कहा जाता ना, कुछ करो ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा, कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो क्या कुछ अलग करके दिखाने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, अभी हमारे सामने त्योहार भी है, चाहे मैं दीपावली के त्योहार की बात करूं या छठी मैया के त्योहार की बात करें, त्योहार हमारे सामने है। बस बात वही मुकेश सर की है, इस त्योहार को भले हमें अपने टीम के साथ सेलिब्रेट करना पड़े, इस त्योहार को भले हमें अपने अपलाइन के साथ सेलिब्रेट करना पड़े, इस त्योहार को आप जिस फ्रेंचाइजी में, जिस जोन में, जिस स्टेट में, चाहे वहीं क्यों ना हमें सेलिब्रेट करना पड़े, लेकिन एक कसम खा के काम करिए, ये त्योहार कुर्बान करेंगे, लेकिन अगले त्योहार में दोस्तों कुर्बानी नहीं देंगे,
बल्कि अगले त्योहार में दोस्तों तहलका करेंगे, तहलका करेंगे, तहलका करेंगे। अपने डाउनलाइन के लिए, अपने अपलाइन के लिए एक ऐसा लीडर बन के उभरेंगे कि आपके डाउनलाइन और आपके अपलाइन का छाती चौड़ा हो जाए। डाउनलाइन बोले अपलाइन हो तो मेरे अपलाइन की तरह, और आपकी जो आज की अपलाइन है वो बोले डाउनलाइन हो तो मेरे डाउनलाइन की तरह। क्या ऐसा बनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। क्या ऐसा करना चाहते हैं? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं फिर आपसे कहूंगा दोस्तों, इस त्योहार को आपको त्याग करना पड़ेगा। क्या ये दिवाली का त्योहार आप वादा करते हैं, ये दिवाली का त्योहार हम अपने टीम के साथ मनाएंगे, अपने अपलाइन के साथ मनाएंगे, तो हाथ खड़ा करें। क्या इस बात पे तैयार हैं आप? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। यदि आप त्याग करने को तैयार हैं, यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। घर छोड़ करके आप आए हैं, और ऐसे भी कहा गया है ना, यदि आपका जहां जन्म हुआ है आप वहीं के बारे में हमेशा सोचते हैं तो आपका करियर बनने वाला नहीं है। देखो, हर इंसान का एक होता है जन्म भूमि और एक होता है दोस्तों कर्म भूमि। एक क्या होता है जन्म भूमि और एक क्या होता है कर्म भूमि। मैं जन्म भूमि की बात करता हूँ। आप जानते होंगे, जन्म भूमि की हम बात करें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। लेकिन गुजरात में भी एक जगह है, उनका जन्म वहां हुआ था, लेकिन उन्होंने कर्म भूमि किसी और जगह को बनाया। और आज के डेट में उनकी कर्म भूमि क्या है? नई दिल्ली। जब तक वो गुजरात में थे कुछ लोग जानते थे, लेकिन जब से उन्होंने गुजरात छोड़ा पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा विश्व जानता है। तो जहां आप पैदा होते हैं वो आपकी होती है कर्म भूमि, और सॉरी, जो आप पैदा होते होती है जन्म भूमि, और जहां आप जाके काम करते हैं, कहीं वर्क करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने माँ को सपने को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के लिए एग्जाम्पल खड़ा करने के लिए, देश और समाज के लिए एग्जाम्पल खड़ा करने के लिए, वो होती है दोस्तों आपकी कर्म भूमि। आप चाहे जिसको भी देख लो, आज हमारे यूपी के सीएम है, यूपी के मुख्यमंत्री, उनका जन्म भूमि है दोस्तों उत्तराखंड, लेकिन उनकी कर्म भूमि क्या है? आप नाम सुने होंगे, यूपी में एक जगह है दोस्तों गोरखपुर। आज की हम बात करें तो लखनऊ। यस या नो? ऐसे ही आप एक नहीं, आप जितने भी लोग कामयाब है, चाहे आप जिसको जानते हैं, एक बार आप ध्यान से देखना, उनकी जन्म भूमि कुछ और होगी, कर्म भूमि कुछ और होगी। आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, आपको अपने अपलाइन पे गर्व होना चाहिए कि आपकी अपलाइन आपको जन्म भूमि से उठा के कहीं ना कहीं कर्म भूमि पे लेके आइए, जहां से कर्म करके आप एक नया इतिहास बनाने वाले, अपने नाम को आप ब्रांड बनाने वाले। और आप कर्म भूमि को छोड़ के बार बार जन्म भूमि, जन्म भूमि, जन्म भूमि का मोह करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आप ब्रांड नहीं बन सकते हैं, ब्रांड नहीं बन सकते हैं। यदि ब्रांड बनना है तो जन्म भूमि से दूरी बना के रखिए, और कर्म भूमि पे पैर जमा कर रखिए, वो भी अंगद की तरह। किसकी तरह? अंगद की तरह, अंगद की तरह, अंगद की तरह। तो मैं उम्मीद करूं हमारे जितने भी भाई, जितने भी बहन, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, इस त्योहार को हम अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या रेडी हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो यदि आप रेडी हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि आज त्योहार अपने टीम के साथ मनाइए, और अगला त्योहार अपने परिवार के साथ ऐसे मनाना है, इतने धूमधाम से मनाना है कि आपके पूरे परिवार में, गांव में, आपके समाज में लोग बोले भाई छठ पूजा का त्योहार कैसे मनाया जाता है, इनसे सीखो। दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है, आप इनसे सीखो। और एक साल गोल बनाइए, अपने अंदर विल पावर लेके आइए, अपना विजन क्लियर करिए, और दोस्तों अपलाइन के साथ मिल करके, हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिला के काम करिए। जो आपकी अपलाइन उस दलदल से उठा के यहाँ पे लाई है ना, वही अपलाइन आपका हाथ पकड़ के आपको शेर की तरह मारेगी नहीं मेरे दोस्त। चाहे आपको 4 बार क्यों नहीं 40 बार सिखाना पड़े, सिखा सिखा के, बता के दोस्तों, आप कैसे आपके अमरिंदर साहब बोलते हैं कि भाई ये हाँ जितने लोग आप बैठे हो सब आने वाले टाइम के ब्रांड एम्बेसडर हो। तो यकीन मानिए दोस्तों, इस कंपनी के एक अपलाइन का ही मकसद है कि हमारे साथ जुड़ने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर को आरएचआई का ब्रांड बनाना है, आरएचआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाना, आरएचआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। तो दिल से काम करिए, जुनून के साथ काम करिए। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि हम सभी के पास ये त्योहार आने से पहले, आप सबको पता होगा इस महीने की जो क्लोजिंग है वो 30 तारीख को है, और आज दोस्तों है आपके पास 27 तारीख, यानी अभी भी हम सभी के पास 4 दिन का समय से है, 4 दिन का। और मैं अभी अपने बारे में आपको शुरू में बता रहा था, मैं आपको बताऊं, मैं नेगेटिव बंदा था, 3 बार छोड़ के चला गया था, बहुत ही हताश, बहुत ही परेशान रहता था।
लेकिन मेरे जैसा नेगेटिव आदमी मात्र 2 दिन में मैंने स्टार का प्रमोशन लिया था, मात्र 2 दिन में। आप जितने भी साथी बैठे हैं, आपके पास 2 दिन नहीं है, आपके पास 4 दिन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हाथ खड़ा करके बताएं कि जब एक नेगेटिव वर्मा यादव 2 दिन में स्टार बन सकता है, तो यहाँ बैठे एक-एक लीडर्स, एक-एक डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, आप जितने भी नए लोग जिनका स्टार का प्रमोशन नहीं हुआ है, मैं जब नेगेटिव होकर के 2 दिन में स्टार का प्रमोशन ले सकता हूं, तो क्या आप 4 दिनों में स्टार का प्रमोशन नहीं ले सकते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। ले सकते हैं? और हमारे जितने भी लीडर साथी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भाई आपके साथ समय दे रहे हैं, जितनी बहनें आपके साथ समय दे रही है, तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आप सब लग जाइए इनके साथ, ताकि इनका भी स्टार का प्रमोशन हो, इनका भी चेक बने। और हमारे जितने बाकी लीडर्स हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप इनके साथ लगिए और इनको दोस्तों इतना मेहनत करिए इनके साथ कि इनको इस बात का गर्व हो कि अपलाइन हो तो हमारी अपलाइन की तरह। तो मैं आपके और हमारे जो सीएमडी सर हैं, उनकी कुछ लाइनें मैं आपको बस पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इनका कहना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इनका कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। और ये आग का मतलब क्या है? ये आग है दोस्तों, है ना, अमीरी की आग। कौन सी आग? अमीरी की आग, है ना। यहाँ बैठे हुए एक-एक व्यक्ति जो आपके सीएमडी सर हैं, है ना, इनका एक ही गोल है। आपके कंपनी के जितने हमारी कंपनी के एक-एक टॉप लीडर है, उनका एक ही ड्रीम है कि हमें हर लोग के अंदर अमीरी की आग जलानी है, ताकि सब लोग जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप सब अपने सपने को पूरा कर सकें। आपके पास भी ड्रीम बाइक हो, ड्रीम स्कूटी हो, ड्रीम कार हो, ड्रीम घर हो, और आप भी देश विदेश की यात्रा कर सकें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप सही अपलाइन के साथ हैं, सही कंपनी के साथ हैं, बशर्ते आपको पूरे जुनून के साथ लगना पड़ेगा, पूरे जुनून के साथ लगना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात बस खत्म करने वाला हूं, उससे पहले मैं 2 लाइन फिर आपके लिए सुनाना चाहता हूं। तो क्या सुनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। थैंक यू। तो मेरे तरफ से कुछ लाइनें आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कुछ करना है तो डर कर, कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सब चल लेते हैं, लीक पर तो सब चल लेते हैं, तो इतिहास को पलट कर चल। लीक पर तो सब चल लेते हैं, तो इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के दाम कैसा मेरे दोस्तों, बिना काम के दाम कैसा, बिना मेहनत का मुकाम कैसा, बिना काम के दाम कैसा, बिना मेहनत का मुकाम कैसा। जब तक ना हो हासिल मंजिल, जब तक ना हो हासिल मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। जब तक ना हो हासिल मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है तेरे, लक्ष्य सामने है तेरे, लक्ष्य सामने है तेरे। मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, लक्ष्य सामने है तेरे, उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत तू, सोच मत तू साकार कर, सोच मत तू साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। सोच मत तू साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी, मिलेगी तेरी मेहनत का सिला, मिलेगा तेरी मेहनत का सिला, किसी के भाग्य का इंतजार मत कर। मिलेगा तेरी मेहनत का सिला, किसी भाग्य का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, मेरी लास्ट लाइन है दोस्तों, जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज लगे हैं मेले। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज लगे हैं मेले। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी हैं झमेले। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, है ना, आप अकेले हैं, बट कोई बात नहीं, हम अप्लायंस आपके साथ हैं। आप बढ़िए आगे, बढ़िए आगे, बढ़िए आगे, क्योंकि जो अकेले चले थे आज उनके पीछे लोगों के हैं मेले, और जो करते थे इंतजार
आज भी उनके जिंदगी में है दोस्तों अनेकों झमेले। तो इंतजार मत करिए, इन बचे हुए 4 दिनों में बस एक संकल्प के साथ काम करिए कि मुझे स्टार बनना है, स्टार बनना है, स्टार बनना है, स्टार बनना है, स्टार बनना है। जो मेरे साथी स्टार बन गए हैं, आप आगे की प्लानिंग करिए कि आपको दोस्तों सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, आपको इमरोल्ड बनना है, आपको रूबी बनना है, डायमंड बनना है, सफायर बनना है, क्राउन बनना है, और उसके आगे के जितने प्रमोशन है वो सारे आपको जल्द से जल्द अचीव करने हैं। तो मैं अपनी बात को बस यही खत्म करूंगा कि सामने त्योहार जरूर है, लेकिन उस त्योहार से पहले अपना प्रमोशन लेना है, और उस त्योहार को कुर्बान करना पड़े, एक मिनट का देरी मत करिएगा दोस्तों। आज की कुर्बानी कल की बहुत बड़ी कामयाबी आपको देने वाली। तो हम सभी अप्लायंस आपके साथ हैं दोस्तों, हम सब मिल के काम करेंगे, और दोस्तों आपके नाम को ब्रांड बनाएंगे, ब्रांड बनाएंगे, ब्रांड बनाएंगे। बस भरोसा रखिए, दिल से काम करिए, पूरे जुनून के साथ काम करिए। RHI की एक-एक अपलाइन आपके साथ दिन रात एक करके मेहनत करने को तैयार है। तो आप सभी को दीपावली की एडवांस में बहुत सारी बधाई, छठ पूजा के त्योहार की बहुत सारी बधाई हमारे तरफ से, हमारे कंपनी के CMD सर और कंपनी के एक अपलाइन की तरफ से आप सभी को एडवांस में त्योहार की बधाई, एडवांस में आपके चेक जो इस महीने बनाने वाले हैं उसकी बधाई, एडवांस में आपके प्रमोशन की बधाई, और दोस्तों एडवांस में आपके बड़ी कामयाबी की बधाई। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय RHI। थैंक यू। जय RHI सर, आपको भी दिवाली के इतने मेरे प्यारे भाई हैं सबके तरफ से सर बहुत बहुत